गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था भारत की खोज। भारत की खोज में हम पढ़ रहे थे भारत की शक्ति और सीमा और भारत की तलाश। और अभी इसमें कुछ विषय शेष हैं, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था भारत की तलाश, जिसमें नेहरू जी यानी जो लेखक हैं इस पुस्तक के, वो भारत के अतीत के बारे में जानना चाह रहे हैं। लेखक यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन सा विशेष तत्व है जिसके कारण भारत के हजारों वर्षों पुरानी जो परंपरा है वो आज भी बनी हुई है। किस विशेषता के कारण भारत का जो अस्तित्व है वो आज भी बरकरार है। और इसके लिए लेखक प्राचीन स्मारकों को देखने जाते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम से भी भारत के विषय में जानने की चेष्टा करते हैं। जैसे हमने आपको पिछले सेशन में बताया था, कुंभ था या भारत के जो प्राचीन त्योहार हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में माध्यम से भी भारत के विषय में जानने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इससे भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद भारत की तलाश करने के लिए भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में गए और उनके बीच में जाकर के उन लोगों से उन्होंने बातचीत की। ये जानना चाहा कि वो लोग अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के विषय में क्या सोचते हैं। और जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं यानी जो विदेशी हुकूमत है, उससे वे कितने असंतुष्ट हैं। क्योंकि नेहरू जी, आपने पहले पढ़ा है कि अहमदनगर के किले से ये पुस्तक लिखे थे। जेल में थे, यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय देश में क्या था? ब्रिटिश शासन था। तो वो ये मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में जाकर के ये भी पता करते थे कि वो लोग ये वर्तमान परिस्थितियों से, ब्रिटिश शासन से कितने असंतुष्ट हैं। और इसके बाद वो भारत की जो ग्रामीण जनता है, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में गए और उनके बीच में जाकर के उन्होंने यह अनुभव किया कि जो भारत के ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होते हुए भी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा को अभी तक बनाए रखा है। तो ये सारी चीजें बच्चों पिछले सेशन में हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जहां से लिखा हुआ है भारत माता। ये उप विषय है भारत माता। यहां से हम आज इसको तलाश पाठ को शुरू करेंगे। तो अब हम यहां से पढ़ करके आपको बताते जाएंगे कठिन शब्दों का अर्थ भी और इसका मतलब भी।
अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। नेहरू जी कह रहे हैं कि जब भी मैं एक के बाद एक सभा में जाता, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभाएं करते थे और इन सभाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते थे, कि लोगों के मन में ये भावना जागृत हो कि वो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे आएं। तो लेखक जब भी जाते थे सभाओं में तो वहां अपने देश के बारे में लोगों से चर्चा करते, भारत के बारे में लोगों से चर्चा करते, जिसका नाम भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव, उनके पुत्र थे भरत। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पुराणों में और हिंदू ग्रंथों में, स्कंद पुराण में, इन सब हिंदू ग्रंथों में ऐसा पाया गया है कि नाभिराज के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र, नाभिराज के पुत्र जो ऋषभदेव थे, उनके पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो बच्चों, लेखक जो है कह रहे हैं कि वो जब भी सभाओं में जाते थे तो अपने देश के बारे में चर्चा करते थे लोगों से, श्रोताओं से। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। शहरों में लेखक ने ऐसा काम कम किया, कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कम किया, वहां ज्यादा सभाएं नहीं की, लोगों से ज्यादा, श्रोताओं से ज्यादा डिस्कस नहीं किया इस बारे में, क्योंकि वहां के लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, आधुनिक थे और वो लोग दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। तो फिर लेखक कह रहे हैं कि सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बावत बताया, बावत यानी बारे में, विषय में, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा एक दूसरे हिस्से से भिन्न होते हुए भी भारत है। लेखक देश के किसानों के बीच में गए और उनको जो है इस देश के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि हम जो है किस तरीके से इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उन किसानों को बताया कि सभी जगह, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, हर जगह के जो किसान हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। उन सबकी समस्याएं जो हैं वो एक सी ही हैं और भारत के स्वतंत्र कराने के लिए
इस देश के विषय में बताया जिसको स्वतंत्र कराने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर के पास से कन्याकुमारी या केप कोपरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उनके बारे में सोचें और साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। लेखक जो है वो देश के किसानों को अपने देश के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो देश को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत की विविधता में एकता के विषय में भी लेखक ने उनको बताया कि किस तरह से भारत का हर हिस्सा एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक है, यानी कि भारत का हर प्रांत, भारत के हर प्रदेश की बोली, पोशाक, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें भिन्न भिन्न होते हुए भी सभी भारतवासी हैं, भारतीय एक हैं। लेखक ने उन्हें हर जगह के किसानों की समस्याओं के बारे में भी बताया कि सभी जगह के किसानों की जो समस्याएं हैं वो एक ही जैसी हैं। सभी गरीबी में डूबे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, जमींदार, महाजन इन सभी लोगों से परेशान हैं। लगान से, भारी लगान से, उनके ऊपर बहुत सारा लगान थोप दिया जाता था, उससे परेशान हैं। पुलिस के अत्याचार, इन सारे समस्याओं से किसान जो है वो दबे हुए हैं। यानी कि सभी देश के सभी किसानों की जो समस्याएं हैं वो यही सारी समस्याएं हैं, एक ही जैसी समस्याएं हैं और सभी को इससे राहत चाहिए। तो इसके लिए नेहरू जी ने उनको समझाया कि स्वराज की स्थापना करके ही, देश को आज़ाद करा करके ही इन समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, ये सारे हैं। पुरागाथाओं का मतलब है कि जो पुराने प्राचीन प्रशंसा के गीत आदि गाए जाते थे उसको पुरागाथा कहते हैं। और दंत कथा यानी कि जो जनश्रुति, लोगों के द्वारा जो कही गई कथाएं हैं, जो काल्पनिक कथाएं लोगों के द्वारा कही गई हैं, उनको दंत कथाएं कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि यह काम उतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। जो देश के किसान वर्ग था, उन्हें भी हमारे देश के प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दंत कथाओं, इन सब के बारे में उनको जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। अवधारणा यानी विचार, सोच। तो ये सारे साहित्य के बारे में जब वो लोग जानते थे, तो इससे वो लोग